आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के बाद कितने चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर किसान आंदोलन में ना तो कोई लठ लगा, ना ही कोई मुकदमा हुआ, और आज वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते फिरते हैं। वो लोग यूनियन के नेता बने फिरते हैं जिनके पल्ले 2 आदमी नहीं है, जो अपनी गाड़ी को नहीं भर सकते। जनता की जब बात आती, भीड़ की जब बात आती, अपनी गाड़ी के अंदर 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए, आम जनता की आवाज के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं। मैं थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगी, 2016 में जाट आरक्षण चला था, तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं निडर होके चलूँगी, जे थोड़ी-सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊँ, बढ़ भी जाऊँ, जे बेटे संस्कारी हो। जिस गली ते मेरा आना-जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवा बहुत घणे कमेंट्स है, क्यों उन कमेंटा में भी क्यों यह गलती मारी हो, मैं पढ़ भी जाऊँ, बढ़ भी जाऊँ, जे बेटे संस्कारी हो। कि एक बात कहूँ मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ना नीची कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़के से, मेरे एक नहीं तू कैया का मान आस और विश्वास तेरे तय, गलत कदम उठाइए ना मेरी एक एक आस तेरे तय, मन भर जा जद बस कर दिए मन मन की बात बताइए लाडो। एक बात कहूँ मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय हम मौजूद है केदड़ गांव के अंदर, और मेरे साथ जो चेहरा है शायद आप इनको जानते ही होंगे, ड्रीमन नैन। नाम एक है लेकिन खूबियाँ खूब सारी है। खूबियाँ मैं बता दूं, जिस तरीके से आप इनको देखते रहते हो, इनका खुद भी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और अपना पेज भी बनाया हुआ है। कविताओं की बात करूं, अलग अलग कविताएं जो है बनाती रहते हैं और अपनी भावनाएं जो है प्रकट करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है किसान आंदोलन की बात करूं, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। किसान आंदोलन के भी अंदर एक्टिव रहे, बार बार हर जगह जहाँ भी आपका भी कहना है कुछ गलत होता है तो वहाँ अपने आप को उस मुहिम के साथ जोड़ना चाहते हो। कि अभी मैं बात करूँ, कहाँ आप एक्टिव हो, कुछ या किस मुहिम के साथ जुड़े हुए हो? देखिए, फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं बलराज कुंडू जी की पदयात्रा के अंदर, और बलराज कुंडू जी की पदयात्रा के अंदर भी इस तरीके से काम करें जो मेरा काम है। मैं बहुत लंबे समय से चाहे वो कविता लिखने की बात हो, चाहे वो गीत लिखने की बात हो, चाहे स्लोगन्स नारे लिखने की बात हो, तो वो सब काम मैं कर रही हूँ। और पीछे भी ये नहीं कि मैं किसी एक पार्टी के लिए काम करती हूँ या किसी एक इंसान के लिए काम करती हूँ। जिस भी आदमी का काम हमें अच्छा लगता है, हम उसके साथ काम करने के इंटरेस्टेड होते हैं। वो विधायक बलराज कुंडू जी का तो आपने बताया, जिस तरीके से जो अब वो पद यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसमें भी आप शामिल थे। यात्राओं को लगता है अब एक दौर सा चल चुका है, क्योंकि नेताओं को अब जमीनी हकीकत पता चलने लग गई है। क्योंकि लोगों से जब तक जुड़ाव नहीं होगा तो कुछ जो है राजनीति के अंदर भी अब लगता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, पहले के जो नेता थे वो क्या करते थे कि कहीं न कहीं दिल्ली के दरबार में बैठ कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को संबोधित कर दिया। अब लोगों को ये समझ में आने लगी है कि जो इंसान तुमसे मिलके इच्छुक नहीं है, जो इंसान तुम्हें वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से संबोधित करता है, मिलना ही नहीं चाहता, तो उसको लोग नकारने लगे हैं। तो अब क्या है कि एक जुड़ाव लोगों से वो चाहते हैं, मिलते हैं, इससे हमें नेताओं के व्यवहार का पता चलता है, उनके अंदर क्या है, किस तरीके से वो हमारे सामने पेश आते हैं। कुछ लोगों की ये हकीकत थी कि छोटे लोगों से बड़े नेता मिलना पसंद नहीं करते, तो उसको अब ज़मीनी स्तर पर जा करके, चाहे वो कोई भी नेता हो, पीछे आपको पता है आडवाणी साहब ने भी पदयात्रा की थी, उसके बाद अभी राहुल गांधी ने की, अभी बलराज कुंडू जी कर रहे, उसके बाद अभय चौटाला की भी सुनने में आ रही कि वो भी पदयात्रा करेंगे। तो ज़मीनी स्तर पर लोगों से कैसे जुड़ा जाए और लोगों के मन में क्या है, वो बातें जानने के लिए वो लोग पदयात्रा निकालते हैं। मुझे लिखना आपका पैशन है। जी। बलराज कुंडू के लिए भी आपने बताया कि कुछ स्लोगन वगैरह आपने लिखे, और उनके साथ भी आप कुछ, कल मैंने देखा जिस तरीके से यात्रा में भी आप शामिल हुए। जी। पार्टी की बात करूं तो हकीकत में पार्टी कौन सी पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि पार्टियों को छोड़ करके जिस दिन हम इंसान को, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद करने लगेंगे, उस दिन भारत की तस्वीर बदल सकती है। अदरवाइज़ मेरा हमेशा से मानना है कि मैं कहती हूँ, ये साथ मेरे तुमको भी कहना चाहिए, आएँगी सरकार और जाएँगी सरकार, ये देश रहना चाहिए। जितना एक तरीके से मैं कहूँ, जितना ही एक सरकार बनती है जब, उसके अंदर अलग-अलग जो फूल कह लीजिए क्यारी के अंदर खिलते हैं, अलग-अलग पौधे होते हैं वो खिलते हैं, और वो एक तरीके से कंबाइंड हो जाते हैं। तो उसके बाद ये रहता है कि ये नेता हमारी आवाज़ उठाएगा, वो नेता हमारी आवाज़ उठाएगा। कैंडिडेट्स को मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको पसंद करती हूँ। अब अलग-अलग हलके की अलग-अलग अब अपन बात करते हैं। आदमपुर के अंदर उपचुनाव हुआ, तो बहुत सारी पार्टियों ने, इनेलो ने एक कांग्रेस से भागे हुए नेता को टिकट दे दी, और बीजेपी ने
भी भागे हुए नेता को टिकट दे दी। और कहीं न कहीं हम बात करते हैं जयप्रकाश जी थे, वो भी कहीं न कहीं पीछे किसी और पार्टी से थे, आज़ाद उम्मीदवार भी रहे हैं और उनको टिकट दे दी, जो उनका हल्का भी नहीं था। तो मेरा तो यही मानना था कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसका हम चुनाव कर सकें। लेकिन फिर भी ये है कि जहाँ बुरे लोग होते हैं, उनमें से कम बुरा एक चुनाव करना पड़ता है और हमने बड़े दल और बल के साथ वहाँ पर बीजेपी का विरोध किया। हम परसेंटेज को गिराने के अंदर भी कामयाब रहे और हम जनता को सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे कि किस तरीके से एक आम आदमी की ताकत होती, पार्टी की ताकत नहीं होती। तो एक तरीके से 52,000 वोट कहीं हमने करने का प्रयास किया, 4-5 हज़ार वोट कहीं करने का प्रयास किया, तो उसका जो प्रतिशत स्तर है वो हमने गिराने का प्रयास किया। मेरी जिस तरीके से अब बलराज कुंडू की आपने बात की, क्या क्योंकि आप तो उस यात्रा में शामिल भी हो, क्या मोटो लेके जो आपकी बातचीत हुई हो, क्या आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है? देखिए ओपीएस एक चीज़ है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके ऊपर बलराज कुंडू ने सबसे पहले विधानसभा में आवाज़ उठाई थी। दूसरा सीईटी क्वालीफाई जो बच्चे हैं, अब सरकार ने कह दिया कि 7 लाख हमने पास किए हैं। 7 लाख में से हम चौथे हिस्से के लोगों को ले गए, यानी कि जिसके अंदर 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वहाँ पर भर्ती किए जाएँगे। कम से कम कितने लाखों बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया था, लाखों फॉर्म सप्लाई किए गए थे। ये बोल के किया गया था कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पर आगे आपके टेस्ट होंगे, आपको लिया जाएगा। अब क्राइटेरिया कर दिया। सीईटी की आवाज़ उठाने वाले जो महम के विधायक हैं बलराज कुंडू जी, वो सबसे पहले विधानसभा में उठाई। 6600 बच्चे हरियाणा पुलिस के जिनकी ज्वाइनिंग तक हुई, जिनकी सिलेक्शन होया पड़ा लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी, उसकी यदि किसी ने आवाज़ उठाई तो बलराज कुंडू जी ने उठाई। दूसरा 18 बसें उनकी महम हल्के में ऐसी चलती है, 36% महम का जो है वो लड़कियों का एजुकेशन का जो स्तर था वो था। अभी 36 से 96 तक लेकर के जाने का काम बलराज कुंडू जी ने किया। घर से लड़कियों को लेकर के वो बसेज़ उनको उनके जो एजुकेशन संस्थाएँ हैं उन तक पहुँचाती है और स्तर को ऊँचा उठाया है। और मेरी नज़र में और मेरे ख़्याल से तो जहाँ पर बेटियों की आवाज़ आती है, जहाँ पर बेटियों की बात आती है, वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ। अब मैं हाल-फिलहाल में अपने गाँव के अंदर जो पंचायत चुनाव हुआ उसका थोड़ा ज़िक्र करना चाहूँगी। हमारे गाँव में पहली बार किसी बेटी ने नामांकन भरा और नामांकन भरने के साथ-साथ मुझे ये लगा कि अगर ये बेटी हार गई तो पूरे गाँव की बेटियाँ हार जाएगी और ये बेटी जीत गई तो बेटियों के लिए आगे रास्ते खुल जाएँगे। हमने उस बेटी का साथ दिया बड़े अच्छे से। 82 वोटों में से 150 वोटों की लीड निकालना, मैं ये कहती हूँ कि दिन-रात की मेहनत का वो काम है और उन सारी बेटियों का काम है जो दिन-रात एक साथ चल रही थी। अभी फिलहाल का एक मामला हिसार के अंदर हुँ। दूरदर्शन स्थापित है, उसको भी उठाकर यहाँ से ले जाने के दूसरी जगह चंडीगढ़ में स्थापित करने की तैयारियां है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं 9वीं क्लास में थी जब मैंने दूरदर्शन पर अपना पहला प्रोग्राम दिया। काव्य गोष्ठी के रूप में हम वहाँ जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे और एक नहीं लगभग सैकड़ों प्रोग्राम मैंने दूरदर्शन के ऊपर दिए हैं। दूरदर्शन हमारी वो एक साख था जो मेरे जैसे ग्रामीण बच्चों को उठा कर के टीवी स्क्रीन पर लेकर के जाता था। जो दूरदर्शन हरियाणा को सबसे लेट मिला था, 2002 में आया था। 70 के दशक में इसको फाइनल किया गया था, 2002 में हरियाणा के अंदर आया। हरियाणा के अंदर सबसे लेट मिला। बाकी राजस्थान के अंदर 5 दूरदर्शन है, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा हुआ। वहीं यूपी के अंदर भी 3-4 दूरदर्शन है, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। हरियाणा का इकलौता दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ शिफ्ट करने के नाम पर हरियाणवी संस्कृति को मारने का काम ये सरकार कर रही है। और दूसरी बात ये देखिए कि किसकी स्मृति में वो यहाँ आया था, चौधरी देवीलाल जो आज डिप्टी सीएम के दादा है। सुषमा स्वराज जी जो बीजेपी पार्टी की उस समय की सूचना और प्रसारण मंत्री थी, उनकी दोनों की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और हरियाणा के साथ मैं तो कहती हूँ हरियाणा की कला और हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के उन कर्मचारियों के साथ जो वहाँ पर अपना काम करते थे, रोज़ी-रोटी ही दूरदर्शन एकमात्र माध्यम था, उसको ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। और धरना दिए हुए लोग दूरदर्शन सेक्टर 13 में, वही बात है, हम भी उसके अंदर शामिल हुए, शरीक हुए और अगर दूरदर्शन सरकार वापस नहीं लेके आते तो इसके खिलाफ भी हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। किसान आंदोलन के अंदर आप लंबे समय तक जुड़े रहे, जी। कैसा एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे रहा? और अब जो सिचुएशन है, किसान जो है लगातार अभी भी अपनी आवाज़ों के लिए, हक के लिए लड़ते रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्सपीरियंस देखिए, सबसे पहले तो एसकेएम जो था हमारा, उसने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के साथ-साथ उनके अंदर कुछ बुराइयाँ भी रही जो हर बार उकेरी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ जहाँ मेरी बात आती है, लगभग 45-46 धाराएँ मेरे ऊपर लगी थी, इंक्लूड 307 307 की धारा भी जिसके अंदर एक थी। अभी मैं पहले विदेशों के अंदर प्रोग्राम करती थी। जैसे ही 1 नवंबर आया तो हरियाणा दिवस के ऊपर विदेशों से जो बुलावा आया, हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। सरकार ने हमारे केस के आधार पर सरकार ने हमारे पासपोर्ट ही जब्त कर लिए।
अब एसकेएम की नज़रों में ये बात आई हो या ना आई हो, हमने बार बार ये कहा कि भाई एसकेएम एक गैर जिम्मेदाराना हरकत के साथ वहाँ से उठा और उठने के बाद उसने लोगों को नहीं संभाला, किसके ऊपर केस है किसके ऊपर नहीं है, कौन जेल के अंदर है। बहुत सारे भाई हमारे आज भी ऐसे हैं जो 26 जनवरी को गायब हुए थे, घर तक उनकी लाश का एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचा, ना पता जिंदा है मुर्दा है, कौन सी जेल में है कहाँ है। तो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत मैं मानती हूँ। हाँ ये है कि एसकेएम ने लड़ना सिखाया, किसान आंदोलन ने लोगों को लड़ना सिखाया, धरने देना सिखाया, आवाज उठाना सिखाया और घर से बाहर निकलना सिखाया। लेकिन जो पर्चा या जो चिट्ठी हम वहां से लेकर के आए थे उसके ऊपर 1% भी काम नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके बावजूद भी आप मन में एक टीस है कि अपने ही भाइयों को खो दिया है, आज उनका पता भी नहीं है, और भी बहुत सारे इस तरह की कमियां रही होगी, तो उसके लिए भी क्या एक बार फिर से जो है आप जैसी महिलाएं शक्ति जो लगातार आवाज उठाती रहती है और भाइयों का साथ लेके दोबारा फिर से कुछ ना कुछ उनके लिए नहीं करना चाहिए? देखिए हम तो बार बार उठाते रहते हैं। अभी हम 17 फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं। 17 फरवरी को कुछ हुआ तो ठीक है, वरना हम बरवाड़ा थाने के सामने अपने बरवाड़ा एरिया को तो कम से कम संभाल ही सकते हैं। बरवाड़ा थाना के सामने जितने बरवाड़ा के केस हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और यदि हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर बरवाड़ा के अंदर हम आंदोलन करने के लिए तैयार है केसों को लेकर के। क्योंकि वो बच्चे जो जिन्होंने किसी ने 12वीं की थी, किसी ने बीए की थी, किसी ने एमए की थी और जिनका फ्यूचर पूरा पड़ा था, कम से कम हम अपने क्षेत्र को तो संभाल ही सकते हैं, पूरे देश का ठेका यदि नहीं ले सकते तो। आम जनता की बात करो, इस तरीके के जब भी बड़े आंदोलन होते हैं एक आवाज निकल के आती है, और आप तो लगातार जो है लोगों के बीच रहते हो, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं हर बार ये बात आती है जब ये केस लगते हैं सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर लगते हैं जो आंदोलन में सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं, लेकिन हर बार जो है नेता लोग बच के निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपको 16 मई याद दिलवाना चाहूँगी। बड़े-बड़े नेताओं ने बाइट्स डाली कि 16 मई को हिसार में पहुँचो, सरकार को भीतर से खींच लाओ। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनके कॉलर पकड़ के बाहर निकाल लाओ। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि इतने भड़काऊ भाषण दे कर के लोगों को इतने-इतने भाषण, इतनी-इतनी निहायती गलत लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की कि बिंडिया का तेल लगा लो। लेकिन जो न्यू कहा करते कि बिंडिया का तेल लगा लो, हमने 16 महीने किते ना मिले, हम पिटे, हमारे भाइयों को गोली लगी, लठ डंडे लगे, धाराएँ लगी, कम से कम 24 लोगों के ऊपर 307 धारा लगी। उन बड़े नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा जिन्होंने ये कहा था बिंडिया का तेल लगा लो। लेकिन जब समझौते की बात आई, एक बड़ी पंचायत की बात आई, तो सबसे पहले माइक पकड़ते हुए वो नज़र आए। तो सबसे बड़ी मैं तो ये निहायती गलत बात मानती हूँ कि आम जनता को जब हथियार बनाया जाता है, एक मोहरा बनाया जाता है और खुद सिर्फ माइक पकड़ने के लिए और चेहरा चमकाने के लिए आगे आते हैं। तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से हर आंदोलन के बाद एक नेता निकल के आता है, तो अब जो लड़ाई आ जाती है सिर्फ एक नेता बनने के लिए या फिर आम जनता की जो है आवाज के लिए भी लड़ा जाना चाहिए? देखिए, आम जनता की आवाज़ के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं। मैं थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहूँगी, 2016 में जाट आरक्षण चला था। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के मुकदमे हमारे ऊपर भी थे, जो अभी आप लोगों ने कोई खबर आई आप लोगों के पास, आपने देखा होगा, अभी बिल्कुल 1 महीना पहले ही वो रफ़ा-दफ़ा किए गए हैं। लेकिन कुछ भाई तो हमारे आज भी जेल के अंदर वो सज़ा काट रहे हैं। पहले जो थे वो भी मेरा तो ये मानना है कि वो भी एक चेहरा चमकाने वालों को ही तवज्जो मिलती थी और वही नेता बन के निकल जाते थे। और आज भी आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के बाद कितने चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर किसान आंदोलन में ना तो कोई लठ लगा, ना ही कोई मुकदमा हुआ और आज वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते फिरते हैं। वो लोग यूनियन के नेता बने फिरते हैं जिनके पल्ले 2 आदमी नहीं है, जो अपनी गाड़ी को नहीं भर सकते। जनता की जब बात आती, भीड़ की जब बात आती, अपनी गाड़ी के अंदर 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और रिमन जी, जिस तरीके से आप लगातार जो ये तो हमने जो कुछ कड़वी और कुछ मीठी बातें आपसे की और आपका भी एक्सपीरियंस जाना, जिस तरीके से इतने लंबे तक समय तक आप आंदोलन में भी जुड़े रहे, अब कोई ऐसी कविता जो आने वाले समय के लिए आपने तैयार की हो, क्योंकि लगातार जो है मेन जो आपका पैशन है उसी पे बात करेंगे, एक वो कविता जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए। देखिए जहाँ तक बात आती, मैं जब घर से निकलती थी तो मेरे ऊपर बहुत सारी सवाल जवाब टिप्पणियाँ उठती थी।
तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मैं नीडर होके चलूंगी, जे थोड़ी सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं, जे बेटे संस्कारी हो। जिस गली ते मेरा आना जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवा बहुत घने कमेंट से, क्यों उन कमेंटा में भी क्यों यह गलती मारी हो, मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं, जे बेटे संस्कारी हो। इसी के साथ साथ हमने जिस तरीका था हमने बेटा के ऊपर न्यू कहा था संस्कारी होना चाहिए, हमने कहा था कि एक बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ने ना नीची कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़के से, मेरे एक नहीं तू कैया का मान आस और विश्वास तेरे तय, गलत कदम उठाइए ना मेरी एक एक आस तेरे तय, मन भर जा जद बस कर दिए मैंने मन की बात बताइए लाडो, एक बात कहूं मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो। जी जिस समय आप पहली बार घर से निकले थे जी और आज जी। क्या फर्क नजर आ रहा है? पहले जब हम कभी भी देखिए ऑलमोस्ट जो कवि सम्मेलन होते हैं वो रात को होते थे, जी, और मैं दूसरे प्रदेशों में भी रात को जब कवि सम्मेलन करने जाते थे, रात को एक घर लड़की का घर से बाहर निकलना, तो आप समझ सकते हैं गांव के इस माहौल के अंदर जिस भी गली से गुजरते हैं, जितने आसपास घर नजर आते हैं, कोई एक आवाज ऐसी नहीं थी जो ये कह दे कि हाँ ये लड़की सही करने जा रही है, कोई भी एक आवाज ऐसी नहीं थी। लेकिन आज गांव के अंदर कोई एक आवाज ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि ये लड़की गलत कर रही है। इतना फर्क आया है, दिन रात का अंतर हुआ है। जो बातें जो कल गालियां थी वो आज तालियां हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये थे हमारे साथ जो है रिमन नैन जी, और जिस तरीके से इनको जाना जाता है, लगातार जो है आम लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं और उसी के लिए किसान आंदोलन का भी हिस्सा बने, और अभी नया नया शायद राजनीति के अंदर भी कुछ ना कुछ इच्छा है, इसीलिए जो बलराज कुंडू जी के साथ आपने देखा भी होगा और देखते भी रहेंगे। देखिए देखते रहेंगे बिल्कुल बलराज कुंडू जी को, लेकिन इसको एक राजनीति से जोड़ना मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं ये कहती हूँ, मैं जिस एरिया के अंदर मैं खुद कमान संभालने के नेतृत्व के लायक नहीं हूँ, तो किसी ऐसे आदमी को आगे लेके जाया जाए जो नेतृत्व करता है। मेरे गांव की बात आई, मैंने आपको बताया महिलाओं के अंदर जब सरपंची आई हुई थी, तो मैंने खुद आगे ना आकर के एक ऐसी बेटी को आगे किया जो मैं सोचती हूँ कि गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, वरना नामांकन भरने को तो मैं भी भर सकती थी। दिन रात जो उनके साथ किया, एक किया, वो हम अपने लिए भी कर सकते थे। मैं हमेशा यही मानना है, उस आदमी को आगे किया जाए जो नेतृत्व के लायक हो। तो दोस्तों जुड़े रहिए, आगे भी एक नए चेहरे के साथ इसी तरीके से आप लोगों को जो है रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।